हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम राज्यसभा के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और यह संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में संसद आर्टिकल 79 में संसद को परिभाषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर तीनों संसद कहलाएंगे। लोकसभा के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राज्यसभा के ऊपर आज की क्लास में डिस्कस करना है। राज्यसभा को स्थायी सदन किया जाता है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। उच्च सदन कहते हैं, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको कहा जाता है। अब शुरुआत करते हैं कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा जो दो सदन होते हैं, यह व्यवस्था कब शुरू हुई। तो भारत में यह व्यवस्था 1935 के अधिनियम से आई और बाद में संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का जब निर्माण किया तो इस व्यवस्था को अपना लिया। इस कारण से भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगर बात की जाए कि राज्यसभा सबसे पहले कब अस्तित्व में आई, तो राज्यसभा का जो गठन वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। लास्ट की क्लास में हमने लोकसभा का गठन 14 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये लिखवाया था। लेकिन दोनों की फर्स्ट मीटिंग है एक ही दिन हुई और वो 13 मई 1952 को हुई। दोनों सदनों की फर्स्ट मीटिंग एक ही दिन हुई, 13 मई 1952 को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा वर्तमान संख्या और अधिकतम संख्या आती है। राज्यसभा की वर्तमान संख्या की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ध्यान रखना, अधिकतम मैक्सिमम 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। इस 245 में भी जो 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति उनका मनोनयन करता है। और जो 12 सदस्य होते हैं वो समाज, कला, विज्ञान इस क्षेत्र से लिए जाते हैं, मतलब जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन सदस्यों को इसलिए शामिल किया जाता है ताकि वो अपना अनुभव राज्यसभा में रख सकें और कानून बनाते समय उस अनुभव का फायदा लिया जा सके। 12 सदस्यों का जो मनोनयन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अमेरिका के संविधान में मनोनयन की कोई व्यवस्था नहीं है। अब अगर हम 12 245 में अगर कम करें तो 233 सीटें, ध्यान रखना 233 सीटों पर चुनाव होता है, लेकिन चुनाव वो डायरेक्ट जनता नहीं करती है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है डायरेक्ट जनता के द्वारा, मतलब सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। उनका जो मतदान होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। अब एक सवाल आ गया, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों को भी स्थान दिया गया है कि नहीं दिया गया है। जी हाँ, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों को भी स्थान दिया गया है। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा में जिनको स्थान मिला है। उसमें से जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा 4 सीटें मिली हैं, जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, पहले ये पूर्ण राज्य था। दूसरा, दिल्ली को 3 सीटें मिली हुई हैं और 1 सीट जो मिली हुई है वो आपका पांडिचेरी को मिली हुई है। तो ध्यान रखना, 3 केंद्र शासित प्रदेश ही मात्र ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं। इसके अलावा बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या उतनी नहीं है कि उनको राज्यसभा में सीटें प्राप्त हो सके। अब ये होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है और कैसे होता है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जैसे अभी बताया है कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ही ये होता है कि डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। लोकसभा की भांति या राज्य विधानसभा की भांति वैक्स मताधिकार का जो प्रयोग करके इन दोनों का चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव ऐसे नहीं होता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है, ध्यान रखना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा का चुनाव किया जाता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, 31 सीटें हैं राज्यसभा की। तो अगर एक सीट का कोई क्षेत्रफल फिक्स है तो उस एक सीट में कितने विधायक हैं, उस राज्यसभा की जो एक सीट है उस एक सीट में कितने विधायक हैं, मान लीजिए उसमें 8 विधायक हैं। राज्यसभा का जो एक क्षेत्र है, एक सीट वाला जो एक सीट कवर करता है, उसमें 8 विधायक हैं मान लीजिए। तो अगर 5 विधायक जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर देंगे तो वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। इसलिए राज्यसभा में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसमें सस्पेंस बिल्कुल नहीं होता है। पार्टियां लगभग तय हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। सस्पेंस वहां होता है
जहां बराबर सीटें होती हैं और एक कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ या किसी लालच या प्रलोभन में आके वोट दे दे तो वहां सस्पेंस होता है। जनरल कंडीशन में कोई सस्पेंस नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। दो विधानसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, वो सदस्य वोट नहीं करते हैं जब राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। अब पद्धति क्या है? जो पद्धति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में काम आती है वही पद्धति है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अब ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? देखिए, जनरली जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो मान लीजिए हमने वोटर लिस्ट या ईवीएम में हमने वोट डाला, तो जो कैंडिडेट हमें पसंद होता है ईवीएम में उसका बटन दबा देते हैं। अगर बैलेट पेपर से हम वोट डालते हैं तो उस चिन्ह पे हम लोग मुहर लगा देते हैं। ये समान तरीका होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक सीट है राज्यसभा की, उसमें मान लीजिए 2 या 3 जितने भी सदस्य खड़े हैं, तो आपको जो वोट डालना होगा वो आपको प्राथमिकता के अनुसार डालना पड़ेगा। मतलब पहली पसंद आपकी कौन सी है, दूसरी पसंद कौन सी है, तीसरी पसंद कौन सी है। मतलब केवल एक को नहीं वोट डालेंगे, उस सीट में जितने कैंडिडेट हैं सभी को वोट डालेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मतलब आपको सबको क्या डालना है? वोट डालना है। वोट आपको सबको देना है, लेकिन प्राथमिकता के हिसाब से कि आपकी प्राथमिकता क्या है। दूसरी बात, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि इतने सारे राज्य हैं भारत में, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनको राज्यसभा के लिए सीटें दी गई हैं। तो अब 28 और 3 जो आपके 31 ऐसे क्षेत्र हो गए हैं जो राज्यसभा के लिए वोट करते हैं, जिनको राज्यसभा के लिए सीटें दी गई हैं। तो आपको ये देखना है कि इनमें लगभग कोशिश ये की जाती है कि समानता हो। मतलब जो 10 लाख, लगभग ये माना जाता है कि 10 लाख की जनसंख्या में से एक राज्यसभा की जो सीट होती है वो तय होती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब जो प्रतिनिधित्व है, लोगों का जो प्रतिनिधित्व है एक सीट के लिए, वो लगभग समान बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक, अब किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो इसका निर्धारण जनसंख्या के अनुसार होता है। जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ राज्यसभा की उतनी ही सीटें होंगी। जैसे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। अब बात करते हैं कि ये जो किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीटें मिली हैं, इसका ब्यौरा कहाँ है? तो अनुसूची 4, संविधान की अनुसूची 4 में राज्यों को राज्यसभा में कितना कितना स्थान मिला है उसका वर्णन है। तो हमने आवंटन देख लिया इसमें, और किस प्रकार से चुनाव होता है ये देख लिया। अब 2003 में इसमें क्या परिवर्तन किए गए? राज्यसभा के चुनाव में सन 2003 में कौन कौन से परिवर्तन हुए? तो सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ कि यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है तो वह मध्य प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ सकता या असम से चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब अब ये बाध्यता खत्म हो गई है कि वह व्यक्ति उसी राज्य से चुनाव लड़ सकता है या उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है जहां की वोटर लिस्ट में उसका नाम है। इस अनिवार्यता को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया। मतलब व्यक्ति भारत के किसी भी कोने से राज्यसभा हेतु चुनाव लड़ सकता है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन 2003 में यह किया गया कि अब इस पहले गुप्त मतदान हुआ करता था, ठीक है, और 2003 में खुला मतदान हो गया। मतलब आप जैसे वोट डालते हैं तो जो आपका प्रतिनिधि, जो आपका कह सकते हैं पार्टी द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जो ये देख सकता है कि किसे वोट दिया गया है किसे नहीं दिया गया है, आप उसको वोट दिखा सकते हैं। तो खुले मतदान की व्यवस्था कर दी गई। तो 2 परिवर्तन हुए कि व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा के लिए, और दूसरा ये है कि जो गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था की गई। ये परिवर्तन जो है 2003 में राज्यसभा के लिए रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं योग्यताओं की। योग्यता कौन कौन सी है? देखिए, जो लोकसभा के लिए योग्यता है, आयु को छोड़ दी जाए तो सारी जो योग्यताएं होती हैं वो राज्यसभा के लिए होती हैं। सबसे पहले यही योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि भारत का नागरिक होने के लिए भारत में पैदा होना ही जरूरी नहीं है। आप भारत में पैदा हुए हैं, आपको ऑटोमेटिक नागरिकता वंशानुगत मिल जाएगी। लेकिन नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं, तो 4 और तरीके से भी आप नागरिकता ले सकते हैं। तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए। अगर आपकी आयु 30 वर्ष हो गई है तो आप राज्यसभा के लिए योग्य हो गए। और तीसरी है कि आप पागल दिवालिया ना हो, ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि पागल दिवालिया भी
कभी कभी संसद तक पहुंच जाते हैं। तो संविधान में वर्णन किया गया पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, मतलब बैंक से आपने कर्जा लिया हो और चुकाने में असमर्थ हो तो बैंक ने आपको दिवालिया घोषित ना किया हो। इसके साथ साथ संसद को भी पावर दिया गया कि संसद चाहे तो राज्यसभा या लोकसभा के लिए और अन्य प्रकार की जो है योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। संसद ने अपने इस जो पावर था उसका प्रयोग किया, तो उसका प्रयोग करके संसद ने एक अधिनियम बनाया, कानून बनाया, जिसे हम लोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बोलते हैं। इस अधिनियम में संसद ने बहुत सारी योग्यताएं जो हैं जो राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के लिए निर्धारित कर दी। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं जैसे वो लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद क्या होता है ये डिसाइड करेगी संसद, कौन सा पद लाभ का पद है ये संसद डिसाइड करती है। लेकिन संसद ने ये जरूर कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का किसी भी सदन का सदस्य या राज्य की किसी भी सदन का सदस्य है तो लाभ के पद में नहीं गिना जाएगा। और अगर कहीं लाभ के पद को लेकर विवाद पैदा होता है तो संसद ही तय करेगी कौन सा पद लाभ का पद है, पहली बात। दूसरी बात है भैया जो कैंडिडेट है वो भ्रष्ट ना हो, उसके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की आरोप ना लगे। शुरुआत में ना लगे, बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शुरुआत में ना लगे। तीसरी योग्यता ये है कि जैसे वो जो सामाजिक अपराध होते हैं जैसे सती प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, मतलब उस सती प्रथा का समर्थक ना हो, छुआछूत का समर्थक ना हो, मतलब उस सामाजिक जो अपराध है उसमें लिप्त ना हो कहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति संसद में पहुंचेगा, ठीक है, अगर उसकी ऐसी मानसिकता होगी तो यह भारत के लिए हानिकारक हो सकता है, संविधान के लिए हानिकारक हो सकता है। तो कोई सामाजिक अपराध, आपराधिक तो अपराध में तो हो ही ना, उस पर चोरी डकैती हत्या के केस अगर चल रहे हैं तो उसे 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा ना मिली हो। केस चलना एक अलग बात होती है और सज़ा मिलना एक अलग बात होती है। तो कहा है अगर 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। और अगर वो सामाजिक अपराध में लिप्त है, राष्ट्रगान या उसके मान सकते उल्लंघन किया है उसने, उसकी जो कह सकते सम्मान नहीं किया है, तो अगर ऐसे अपराध उसके ऊपर हैं तो वह क्या कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। ये कुछ संसद ने जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कुछ योग्यताएं संसद सदस्यों की ये रखी हैं। तो ये योग्यताएं हो गई हैं, ठीक है। और चुनावी खर्च, जैसे मान लीजिए चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होता है कि हमारे पास कितना पैसा है, चल अचल संपत्ति कितनी है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीजें भी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर इसमें गलत पाया जाता है तो भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब एक बात है कि इतनी सारी योग्यताएं संसद ने निर्धारित कर दी संसद सदस्यों के लिए, तो मान लीजिए अब कौन जांच करेगा कि वह इन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इस चीज़ का वायोलेशन किया है कि नहीं किया है, या उसने कहीं चुनावी खर्च देने में गलती की नहीं की। तो इसका निर्धारण कौन करता है, तो ध्यान रखना इसका जो निर्धारण है राष्ट्रपति करता है। संसद सदस्य योग्य हैं या अयोग्य हैं, अगर उनमें कोई अयोग्यता पाई गई तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति योग्य है कि अयोग्य है संसद के सदस्य के संबंध में, ध्यान रखना। और दल बदल से संबंधित अगर अयोग्यता है तो उसने दल बदल से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है, जो दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान है कि कोई व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकता है, चुनाव लड़ने के बाद वो अपनी पार्टी नहीं बदल सकता, निर्दलीय है तो किसी अन्य पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता। ये जो नियम बनाए गए हैं इसका निर्धारण जो होता है वो राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लेता है। तो ये योग्यता वगैरह हो गई। चलिए इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर कोई संसद का सदस्य चुनाव लड़के आ गया है, बढ़िया लड़ लिया है भैया, आ गया है चुनाव लड़के, ठीक है, संसद में, अब वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि उसका जो पद है वो रिक्त हो सकता है। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि उसका जो पद है वो रिक्त हो सकता है। तो पहला तरीका तो यही है कि भैया वो आया और मान लीजिए वो दोनों सदनों से चुन लिया गया हो, लोकसभा से भी चुना गया हो, राज्यसभा से चुना गया हो, तो अगर दोनों सदनों से वो चुन लिया गया है तो उसे एक सदन का जो क्या करना पड़ेगा, 10 दिन के अंदर उसको एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। मान लो पहले वो राज्यसभा का था, सपोज जैसे राज्यसभा का पहले था, लेकिन उसने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और जीत गया, तो उसे 10 दिन के अंदर ये डिसाइड करना होगा कि उसे कौन सा सदन छोड़ना है 10 दिन के अंदर। अगर वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है तो राज्यसभा की सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए वह राज्य विधानसभा का भी सदस्य था पहले और लोकसभा का सदस्य हो गया या राज्यसभा का सदस्य हो गया, तो उसे
यह डिसाइड करना होगा जैसे ही जीतता है कि भैया वो लोकसभा का रहना चाहता है सदस्य, या राज्यसभा का रहना चाहता है, या राज्य विधानमंडल का रहना चाहता है, उसे यह बताना पड़ेगा। और 14 दिन के अंदर राज्य विधानसभा की कंडीशन में उसे 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, नहीं तो राज्यसभा की सीट खत्म हो जाएगी उसकी। अगर वो राज्य विधानसभा का सदस्य है और राज्यसभा के लिए भी वो चुन लिया जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा वो किसका सदस्य रहना चाहता है, अदरवाइज उसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। एक और अन्य कारण क्या है? अन्य कारण में बहुत से ऐसे कारण हैं संसद की सदस्यता खत्म होने के। पहली बात तो है वो त्याग पत्र दे दे, अगर वो चाहे कि उसे सही महसूस नहीं हो रहा है, त्याग पत्र कोई नहीं देता है नॉर्मली। दूसरी बात है ये है कि मान लीजिए वह राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, या वह राज्यपाल बन जाए, तो इस कंडीशन में भी उसका पद खाली हो सकता है। ठीक है। या उसे जो उसने जानकारी दी थी वो जानकारी अगर असत्य पाई जाती है तो उसे पद मुक्त कर दिया जाता है, या जो उसका चुनाव ही है वो न्यायालय इनवैलिड कर दे तो भी उसके पद जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। तो कई कारण हैं संसद सदस्यों के रिक्त, अगर वो 60 दिन तक लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित हो तो ये भी एक कारण है कि उसका जो पद है वो खत्म हो सकता है। ठीक है। तो स्थान रिक्ति के कई कारण हैं। अब कार्यकाल में बात करते हैं कि कार्यकाल क्या है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा देखिए एक साथ खाली कभी नहीं होती है, तो हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को सेवा मुक्त कर दिया जाता है। हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवा मुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्य चुन लिए जाते हैं उसी प्रोसीजर से जिस प्रोसीजर की हमने चर्चा की थी। अब लोकसभा सदस्य जो हैं, जो अपना राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, अपने में से एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे। अपने में से क्या कर लेंगे, एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे। और लोग राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, मतलब जैसे हम लोग सभापति होते हैं, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। मतलब पदेन का मतलब होता है जो पद पे होगा उपराष्ट्रपति के वही सभापति होगा। तो ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा ही प्रश्न आता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। तो उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। और उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सभापति हो गया, और राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो उसी में से ही बहुमत के अनुसार चुन लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सभापति उपराष्ट्रपति होता है तो उसका तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो उपसभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो दोनों के कार्यकाल में अंतर है। इस सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का, क्यों? क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति है और उपसभापति उसी में से बना लिया जाता है, तो इसलिए उसका जो सदस्य है उसका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। ये अच्छी ध्यान रखना है। और आपको ये भी पता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का भी काम करते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तो राज्यसभा का सभापति का काम नहीं करेगा, उस समय उपसभापति सभापति का काम करेंगे। मतलब एक साथ 2 काम नहीं करते हैं। और आपको ये भी पता है कि उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अब एक यहाँ ये प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कोई राज्यसभा का सदस्य है और किसी कारण से उसका जो पद है रिक्त हो जाता है, कई कारण हमने गिनाए, उसकी मृत्यु हो जाए और त्याग पत्र दे दे, और कई कारण जो हमने ऊपर मेंशन किए हैं। तो उसकी जब सीट रिक्त हो जाती है तो ध्यान रखिए उस सीट पर उपचुनाव होता है। उपचुनाव होता है, लेकिन जो उपचुनाव की अवधि होगी वो शेष अवधि के लिए ही नया व्यक्ति बनेगा। जैसे 6 वर्ष के लिए एक व्यक्ति चुना जाता है और उसने 3 वर्ष का समय पूरा कर लिया, तो 3 वर्ष बाद मान ली उसकी मृत्यु हो गई या उसने पद मुक्त कर दिया, किसी और कारण से उसकी सीट रिक्त कर दी जाती है। तो जो नया व्यक्ति चुन के आएगा उसी पद्धति से जैसे वो आया था, तो वो शेष कार्यकाल ही उसको मिलेगा। ये ध्यान रखना। बाकी सभी कंडीशन में सभी को पूरा कार्यकाल मिलता है, लोकसभा में पूरा कार्यकाल मिलता है। ठीक है। मतलब लोकसभा का मतलब है कि जैसे लोकसभा का भंग हो गई, 2 साल के बाद लोकसभा भंग हो गई तो नई लोकसभा आएगी, वो पूरे 5 वर्ष रहेगी। जैसे उपराष्ट्रपति है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, कोई व्यक्ति चुन के आता है तो उसे पूरा कार्यकाल मिलता है। लेकिन राज्यसभा के केस में जो पूरा कार्यकाल नहीं मिलता है, जो शेष कार्यकाल होता है वो राज्यसभा के केस में मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं सभापति के कार्य क्या होते हैं। सभापति के वही काम होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं, मतलब सदन की अध्यक्षता करता है।
सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, अनुशासन बनाए रखता है, लोगों को बोलने का, संसद सदस्यों को बोलने का मौका देता है, ठीक है, सबका समय निर्धारित करता है और जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुरूप संसद चलाता है और जो भाषा है असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है। अगर उसे सदस्य में अनुशासनहीनता नजर आती है तो सदस्य को क्या कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। और यही जो सारे कार्य ये उपसभापति का करेगा यदि सभापति पद पे नहीं है, सभापति उस समय अनुपस्थित है। अब ये बात ये हो सकती है कि मान लीजिए सभापति भी नहीं है, उपसभापति नहीं है, तब क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, फिर राष्ट्रपति पावर में आते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी एक सदस्य को सभापति की जिम्मेदारी दे देते हैं। उपसभापति उस सभापति के ना रहने पर राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को सभापति की जिम्मेदारी दे देंगे कि आप जब तक पद खाली है तब तक क्या रहिए, सभापति रहिए। ये राष्ट्रपति काम करता है। अब ये है कि मान लीजिए लोकसभा जो है, जो राज्यसभा का जो सभापति है उसको हटाना है, तो उसको कैसे हटाया जाएगा? तो आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसको हटाने के लिए प्रस्ताव, ध्यान रखना, केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति जो सभापति होता है उसको हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा उसे विशेष बहुमत से पारित करेगी और लोकसभा अगर उसे केवल सहमति दे दे, लोकसभा में जाएगा सहमति के लिए, अगर लोकसभा सहमत हो जाए उस प्रस्ताव से तो उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन 14 दिन पूर्व उसको सूचित करना पड़ेगा। ये हर केस में होता है, तो इसमें भी ये नियम है। अब उपाध्यक्ष को, अब उपसभापति को कैसे हटाएंगे? उपसभापति के लिए यही प्रोसीजर है, ठीक है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा, विशेष बहुमत से उसको पारित कराना पड़ेगा, तो ये क्या हटाए जा सकते हैं। अब बात आती है क्या स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं? तो देखिए, सभापति त्यागपत्र, ध्यान रखना, सभापति जो है वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति है, तो वो त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, जबकि उपसभापति जो है वो त्यागपत्र किसको देगा, सभापति को देगा। तो इस तरीके से क्या है, ये हटाए जा सकते हैं। अब बात करती है निर्णायक मत की। निर्णायक मत जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। निर्णायक मत क्या होता है, जैसे जब किसी भी सदन में बिल को लेकर गतिरोध पैदा हो जाता है कि कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग फेवर में, कुछ सदस्य फेवर में नहीं होते हैं, तब क्या किया जाता है, वोटिंग कराई जाती है। अब मान लीजिए वोटिंग है, वोटिंग में दोनों फेवर वाले और जो फेवर नहीं कर रहे थे, दोनों के वोट बराबर जब हो जाते हैं, तब जो लास्ट वोट दिया जाता है वही निर्णायक वोट कहलाता है। तो अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट सोचते हैं कि जो सभापति है वो तो संसद का, उसका राज्यसभा का तो सदस्य नहीं है, तो क्या वो कास्टिंग वोट देगा कि नहीं देगा? जी हाँ, बिल्कुल देगा। संविधान में साफ व्यवस्था की गई है कि वो कास्टिंग वोट देगा। दोनों जब मतदान बराबर होगा तो सभापति निर्णायक मत दे सकता है, उपसभापति भी निर्णायक मत दे सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि जब सभापति या उपसभापति को हटाने का जो प्रस्ताव अगर आया है तो वो क्या करेंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे और ना ही वो क्या करेंगे, वहां पे वोट डाल सकते हैं। ये आपको देखना है। अब देखते हैं राज्यसभा की शक्तियां, फिर इस पर चर्चा करते हैं। पहले राज्यसभा की शक्तियां देखते हैं। देखिए, शक्तियों को विधायी, वित्तीय, आपातकालीन और अन्य शक्तियों में विभाजित किया गया है। विधायी शक्तियां मतलब होता है विधि निर्माण करने की, कानून बनाने की शक्तियां राज्यसभा के पास कितनी है? एक कानून बनाने की शक्ति जो लोकसभा के पास है वही राज्यसभा के पास है, लगभग बराबर है। लेकिन राज्यसभा किसी बिल को खत्म नहीं कर सकती है। बिल को वो क्या कर सकती है, बिल को पास कर सकती है, या पास नहीं करना चाहती है तो बिल को रख सकती है। अधिकतम वो 6 माह तक बिल को रख सकती है अपने पास, लेकिन बिल को खत्म नहीं कर सकती है। साधारण बिल की बात हो रही है, ठीक है, हम वित्तीय और धन विधेयक की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी अगर साधारण बिल आता है तो वो वैसे ही पास करा जाया जाता है। मतलब जितनी पावर लोकसभा को साधारण बिल के संदर्भ में है उतनी ही पावर राज्यसभा को साधारण बिल के संदर्भ में, दोनों को पावर बराबर दी गई है। लेकिन जब कभी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, अगर राज्यसभा किसी बिल को 6 माह तक लंबित कर रख लेती है तो राष्ट्रपति इस आशय के लिए क्या बुलाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाता है। तो ज्वाइंट सेशन में पावर राज्यसभा की कम हो जाती है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन की एक तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहली बार ज्वाइंट सेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो लोकसभा के अनुसार चलती है। और ज्वाइंट सेशन में अगर वोटिंग होती है तो लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होने के कारण फायदा लोकसभा को होता है, और फायदा अगर लोकसभा को होगा तो चलती भी लोकसभा की है। ये वहाँ क्या है, राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है।
वित्तीय अधिकार राज्यसभा के पास ना के बराबर है। वित्तीय अधिकार राज्यसभा के पास ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं, क्योंकि एक तो कोई भी वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, ठीक है, या बजट वाला विधेयक है, तो वो आपका लोकसभा में ही पारित किया जाएगा। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही विचार कर सकती है, तो उसे 14 दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा लोकसभा को। यदि वो 14 दिन के अंदर वापस नहीं कर पाती है तो वो एज इट इज पास हो जाएगा, जैसा लोकसभा ने भेजा था, मतलब पास ही मान लिया जाएगा। तो ये वित्तीय अधिकार जो है राज्यसभा के पास कम है। आपातकालीन शक्तियां, देखिए आपातकालीन शक्तियां दोनों के पास बराबर है। मान लीजिए आपातकाल लगाना है तो अनुमोदन लोकसभा से कराया जाता है, मान लीजिए लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया हो तो अब अनुमोदन राज्यसभा से जरूरी होता है कराना। अन्य शक्तियों की जैसे बात करें कि जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, वो राज्यसभा के पास बराबर पावर है, लोकसभा के पास बराबर पावर है। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, ठीक है, उसमें राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का पदेन सभापति होती है, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जो हटाने की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव है, CAG को हटाने का प्रस्ताव है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव है, तो इन प्रस्तावों में दोनों में ही क्या होते हैं, राज्यसभा बराबर होती है, पावरफुल होती है। अब राज्यसभा के पास स्पेशल क्या पावर है, मतलब राज्यसभा लोकसभा से किन कंडीशन में क्या है, पावरफुल है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आर्टिकल 249 और 312 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्तियां दी गई हैं। ये आर्टिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा। आर्टिकल 249 ये कहता है कि यदि कोई विषय राज्य सूची का है, आपको पता है कि अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है, केंद्र में राज्य में शक्तियाँ मतलब विषय जो है किन किन पे कौन कौन नियम बना सकता है, वो स्पष्ट रूप से डिवाइडेड है। राज्यसभा जो राज्य सरकार है वो राज्य सूची पर विषय बनाती है, केंद्र सरकार है वो केंद्रीय सूची भी बनाती है। समवर्ती सूची पे दोनों विषय बना सकते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग का मतलब कह सकते गतिरोध होता है, तो केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून ही चलेगा। एक सूची होती है अवशिष्ट सूची, जिसपे कोई नया विषय आता है, और अवशिष्ट सूची पे नियम बनाने का केवल केंद्र सरकार है। लेकिन वो कंडीशन कौन सी है जब केंद्र सरकार राज्य सूची पे नियम बना सकती है, तो राज्य सूची पे नियम बनाने का अधिकार संसद को, ध्यान रखना, राज्य सूची पे नियम बनाने का अधिकार संसद को राज्यसभा देती है। नियम दोनों बनाती हैं, नियम की वही प्रोसेस है जो सारे नियमों की, आम नियमों की होती है, लेकिन अधिकार कौन देगा? वैसे तो अधिकार है नहीं राज्य सूची पे नियम बनाने का, संसद को अधिकार देती है राज्यसभा। किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। कैसे अधिकार देगी? राज्यसभा उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी सबसे पहले, कि जो अमुक विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए संसद इस पे कानून बना सकती है। तो जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से अपने उपस्थित सदस्यों का बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जिसको विशेष बहुमत बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, तो स्पेशल मेजोरिटी और विशेष बहुमत से जब राज्यसभा संसद को अधिकार दे दे कि इस विषय पर नियम बना सकती है, तब संसद राज्य सूची के विषय पर भी नियम बना सकती है, और ऐसा राज्यसभा ने 2 बार किया भी है। फिर आर्टिकल 312 जो नई अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, तो अगर सरकार को कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, तो उस नई अखिल भारतीय सेवा का गठन वो तब तक नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा इसके लिए संसद को पावर ना दे दे। यहाँ भी राज्यसभा 2/3 बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से इस प्रस्ताव को क्या करेगी? पास करेगी, तब संसद को पावर होगा और तब वह नियम बना सकती है। तो 2 स्पेशल पावर, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित के संसद को देगी। फिर वो नॉर्मल कानून के तहत वो प्रस्ताव जो है, जो विधेयक है वो लाया जाएगा, दोनों सदनों में पारित होगा, राष्ट्रपति के साइन होंगे और वो अधिनियम बन जाएगा। ये हमारा हो गया राज्यसभा। मतलब राज्यसभा लोकप्रिय सदन तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा आर्टिकल 249 312 के तहत पावरफुल है लोकसभा से, लेकिन वित्तीय अधिकार बहुत कम है, जिस कारण से वित्तीय और विधायी अधिकार भी ज्वाइंट सेशन वाले मामले में कम है। बाकी लगभग जो मामले होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, तब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग अगली जो वीडियो है उस पर मिलेंगे, तब तक बिल्कुल सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।